नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करते जाना है, ठीक है। आज मेरा सेट प्रैक्टिस 23 है, तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से लिखना है कॉपी में और उसके बाद उसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में जाके एकदम कलर करके आना है इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इनमें से कौन वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है? क्या अवतल दर्पण या अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण या समतल दर्पण? तो ये जो होता है वो वस्तु से बड़ा, मतलब वस्तु जितना बड़ा रहता है उससे बड़ा करके दिखाता है। वस्तु से बड़ा व आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल लेंस बनाता है। कौन बनाता है? तो अवतल लेंस। अब हम बात कर लेते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो ये बीच में पतला होता है, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, पर मोटा होता है, ठीक है, मोटा होता है। ये क्या करता है कि इस लेंस से अगर किसी प्रकाश को आप गुजारिएगा, ये अवतल लेंस से अगर किसी प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये क्या करता है, उस प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको जो होता है वो अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। जब ये प्रकाश को फैला देता है तो ये इसका प्रयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो होता है वो मोतियाबिंद के इलाज में, मोतियाबिंद के इलाज में, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, और किसमें? तो स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट हम किसको कहते हैं? तो हम गांव देहात में देखते हैं या फिर शहरों में भी देखा जाता है कि हमारी सरकारें जो होती है वो रोड पे लाइट लगाई है। वो लाइट जो आप देखिएगा तो उसका जो प्रकाश बहुत दूर दूर तक जाता है ना, बड़ा साइज का रहता है और उसका प्रकाश जो होता है दूर तक जाता है। काहे दूर तक जाता है? तो क्योंकि उसमें अवतल लेंस का प्रयोग रहता है, और जब अवतल लेंस का प्रयोग रहेगा तो अवतल लेंस क्या करता था? ये प्रकाश को एकदम फैला देता है ताकि एकदम दूर तक दिखे, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट में और किसमें? तो हम लोग जो होता है वो पहले टॉर्च का यूज करते थे। जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो हम लोग टॉर्च का यूज करते थे, तो उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता था। उसको आप देखिएगा टॉर्च को, अगर किन्हीं के घर में होगा अभी भी तब, तो वो क्या करता है, जब टॉर्च को आप जलाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश जो होता है वो फैल रहा है ना। तो ये टॉर्च वगैरह में किसका था? अवतल दर्पण का और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी होती है? मतलब वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में CO2 कितना रहता है? तो कितना रहता है? 0.03% रहता है, 0.03% रहता है। सबसे ज्यादा कौन रहता है? तो नाइट्रोजन कितना रहता है? तो 78% रहता है। ऑक्सीजन कितना रहता है? तो ये 21% रहता है। और आर्गन तीसरे नंबर पर पूछ दे अगर, तो आर्गन 0.09% रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि वायुमंडल में पाए जाने वाली तीसरा जो है वो तत्व कौन सा है सबसे ज्यादा, तो ये जो होता है वो आर्गन होता है, ठीक है। और चौथा में कौन आता है? तो ये CO2 आता है। चौथा में 0.03% होता है। इसके बाद अन्य छोटे छोटे गैस पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 जो होता है ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है और ये स्वादहीन होता है। रंगहीन और स्वादहीन होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका यूज प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पेड़ पौधे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितने भी वायुमंडल में गैसें होती हैं वो तो सोख लेता है, लेकिन जो है उसको भोजन बनाने के लिए CO2 चाहिए।
तो इसीलिए क्या करता है वो O2 को जो है मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और CO2 को अंदर रख ले रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो होता है CO2 जो है खाना बनाता है, ठीक है। तो ये CO2 को अंदर रखता है और O2 को बाहर निकालता है, जिससे हम लोग को O2 जो होता है लेने में उतना दिक्कत नहीं होता है। अगर पेड़ पौधे को भी जो है O2 की जरूरत होती तो क्या होता, हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो भगवान जी है वो सब चीज जो है अच्छे तरीके से सेट किए है ना। तो इसका यूज जो होता है कहाँ करते हैं, प्रकाश संश्लेषण और कहाँ करते हैं, तो कोका कोला में जो है वो CO2 का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ के निर्माण करता है। मतलब जब अंकुरन होता है तो उनमें से बीज का कौन सा भाग जो होता है वो जड़ का निर्माण करता है। क्या बीज पत्र या मूलांकुर या परांकुर या फिर दल पुंज? तो नहीं, ये जो होता है वो मूलांकुर के द्वारा ऐसा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक का नियम को किसने दिया था। अष्टक का नियम को किसने दिया था। आवर्त सारणी में मतलब तत्वों को सजाने के लिए बहुत सारे अपने अपने नियम दिए, लेकिन जो है सब का नियम फेल हो गया। और ये मोसले का नियम जो है, जो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहे जाते हैं, उनके नियम को जो है वो मान्यता मिली है, ठीक है। उन्हीं के नियम के अनुसार जो है हम लोग अभी इसका अध्ययन करते हैं। तो ये क्या करा, अष्टक का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो होता है वो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने किए थे। किसने? अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने किए थे। इनका क्या मानना था, तो इनका मानना था कि तत्वों को परमाणु भार के आधार पर रखा जाए। तत्वों को परमाणु भार के आधार पर रखा जाए। और एक बात ये भी बोले थे कि प्रत्येक, जैसे कि अष्टक नियम हुआ, तो 1 से 8 तक का तत्व जो होना चाहिए, ये परमाणु भार ये मतलब बढ़ते हुए आना चाहिए, ठीक है। और ये क्या कहे थे कि ये 8वां जो तत्व आएगा, ये पहला तत्व, ये 8वां और पहला दोनों का गुण जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोनों का गुण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इनके नियम को जो है वो नहीं माना गया, ठीक है। अगला कार्य है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। प्रत्यय अल जुड़ा होता है, क्या एल्कीन या एल्डिहाइड या एल्काइन या फिर एल्कोहल। तो ये किनके, तो ये एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है। शरीर में तिल्ली कहिए या फिर प्लीहा कहिए, बात बराबर है। तो शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या फिर यकृत में। तो ये जो होता है वो आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आमाशय में। हम तिल्ली को क्या कहते हैं, तिल्ली को जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि आरबीसी जितना भी मर जाता है वो कहाँ जाके मरता है, तो ये तिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है। क्या मोजले के द्वारा या मेंडलीफ या न्यूटन या फिर आर्किमिडीज के द्वारा, किसके द्वारा किया गया। तो ये हेनरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, हेनरी के द्वारा किया गया। मेंडलीफ के द्वारा किया गया। तो ये आवर्त सारणी की खोज की है। आवर्त सारणी की खोज किसने किया है, तो ये मेंडलीफ ने किए हैं। न्यूटन ने क्या किए हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण तथा गति का नियम। हम बात कर लेते हैं आर्किमिडीज ये क्या दिए हैं, तो ये उछाल का भौतिक नियम दिए हैं। उछाल का भौतिक नियम ये क्या होता है, उछाल का भौतिक नियम का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि किसी भी द्रव्य में, चाहे आप पानी ले लीजिए, चाहे कौनो द्रव्य ले लीजिए,
तो उसमें क्या होता है, आप अगर किसी वस्तु को डालते हैं तो जितना केजी का वो वस्तु रहता है उतना केजी जो होता है ये पनिया बाहर निकल जाता है। मतलब 2 केजी का जो है वो आप पानी में कोई चीज डाले हैं, ठीक है, तो ये 2 केजी पानी बाहर विस्थापित होता है। क्यों? तो यही जो होता है वो उछाल का भौतिक नियम होता है। मतलब आप उसमें डालिएगा तो पानी जो है वो उछल करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। जितना भार का आप उसमें डालिएगा उतना ही भार का पानी जो होता है वो विस्थापित हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा। अगला पूछ रहा है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण में डेटा स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। डाटा स्थानांतरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये जो है वो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो जो जिनको भी कंप्यूटर आता है उनको ये पता होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट का प्रयोग जो होता है वो डेटा को स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? क्या स्टेनलेस स्टील या पीतल या कांसा या फिर सोल्डर? तो इसको जो होता है वो सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डर। इसको जो है आप शॉर्ट में सीटी के नाम से भी याद रख सकते हैं। क्या? तो सीटी, सोल्डर सीटी, सोल्डर सीटी, ठीक है। अब पीतल का हम क्या बताए थे? तो पीतल का बताए थे ताज, मतलब तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। अब कांसा का क्या बताए थे? तो कांसा का बताए थे ताटी, मतलब टीन और तांबा, ठीक है। और ये स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? तो लोहा क्रोमियम, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ठीक है। तो आप अगर ऐसे शॉर्ट में जो है वो याद रखना चाहेंगे तो ये जल्दी याद रहेगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो बैरोमीटर का। थर्मामीटर क्या करता है? तो ये ताप को मापता है। किसको? तो ये ताप को मापता है। ओडोमीटर किसको मापता है? तो ये वाहन के द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा मतलब गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। कौन? तो ये ओडोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाई होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्येक वृक्क में, वृक्क यानी किडनी, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या स्नायु या तंत्रिका या वृक्काणु या फिर नाभिक? तो इसको जो है वो वृक्काणु कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? तो ये वृक्काणु। चलिए अगला क्वेश्चन, किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है? किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर मतलब कि आप लोग लाउड स्पीकर बजाते होंगे तो क्या करते हैं कि उसमें विद्युत ऊर्जा मतलब उसमें पहले करंट देते हैं, उसके बाद जो होता है वो आपको ध्वनि ऊर्जा मतलब कि आवाज सुनाई देता है, गाना बजता है जो सुनाई देता है, ठीक है। ये ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है, मतलब ये कभी मरता उरता नहीं है, ठीक है। ये जो होता है एक रूप से दूसरा रूप में स्थानांतरित होते रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन क्या करता है? तो माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि को विद्युत में बदल देता है, ध्वनि को विद्युत में बदल देता है। और ये सितार क्या करता है? तो ये सितार जो होता है यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है, को ध्वनि में। ये क्या हो गया? यांत्रिक क्या हो गया?
कि तो जो चीजें कंपन करने वाली होती है, आप लोग सितार को अगर देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, रस्सी टाइप का होता है, तो उसमें हम पहले कंपन करवाते हैं तो रस्सी इधर से उधर होता है ना, तो ये होता है जब मतलब कंपन करवाते हैं तो कंपन को हम क्या कहेंगे, तो कंपन के दौरान यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगा। किसका, तो ये यांत्रिक ऊर्जा का उत्पन्न हुआ कंपन के दौरान। यही कंपन से फिर क्या होता है, तो ध्वनि मतलब कि सुनाई देती है, तो ये क्या करता है, यांत्रिक को ध्वनि में बदल देता है। ठीक है, सौर सेल या फिर सौर प्लेट की हम बात कर लेते हैं, तो ये क्या करता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा। अगर आप लोग के घर में सौर प्लेट लगा होगा तो ये क्या करता है कि प्रकाश से ऊष्मा लेता है और ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में मतलब हमको करंट देता है ना। करंट पैदा कौन करता है, तो ये सौर सेल जो होता है ये सूर्य से प्रकाश लेता है और ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब क्या करता है, बल्ब या ट्यूबलाइट ये क्या करता है, तो ये जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से मतलब कि पहले करंट लेता है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, उसके बाद क्या होता है, हम लोग को लाइट देता है ना, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और हम बात कर ले फैन की, पंखा की, तो ये क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को मतलब कि फैन कैसे चलता है, तो पहले हम इसको करंट देते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक क्यों कहा गया है, तो यांत्रिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो है वो गति करने लगा, कंपन करने लगा पंखा, तो इसको जब हम विद्युत ऊर्जा दिए तो ये जो होता है वो कंपन करने लगा, जिससे हम लोग को हवा देने लगता। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता फैन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के परे, मतलब इसके बाद बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दबाव का संबंध पास्कल से है, विद्युत का संबंध वाट से है, मतलब दबाव की इकाई पास्कल, विद्युत का वाट। तो पूछ रहा है कि वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे है, तो ऊष्मा को जो है वो हम जूल में व्यक्त करते हैं, किसमें, तो जूल में व्यक्त करते हैं। ओम जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध, को डिनोट करता है, विद्युत प्रतिरोध। इसको हम, इसका संकेत रूप जो होता है विद्युत प्रतिरोध का इस टाइप का होता है। ठीक है, और वोल्ट को ये विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होता है, लार जो होता है वो इनमें से किसके पाचन में सहायक होता है, क्या स्टार्च या प्रोटीन या एमिनो अम्ल या फिर वसा, लार जो होता है वो किसके पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो लार जो होता है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, लार। अब हम लार की बात कर लेते हैं, लार की जब हम बात कर लेते हैं तो ये इसमें 99% जो होता है वो जल होता है और 1% क्या होता है, 1% में जो होता है वो एंजाइम होता है, जीवाणुरोधी यौगिक होता है, मतलब जीवाणु को मारने वाला जीवाणुरोधी यौगिक, बलगम होता है, बलगम, जिसको हम सब जो है वो आम भाषा में क्या कहते हैं, बलगम को ही खखार कहा जाता है। ठीक है, लार में 2 प्रकार का एंजाइम होता है, लार में 2 प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन कौन, तो ये टाइलिन और क्या होता है, लाइसोजाइम, ये क्या करता है टाइलिन, तो ये स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, या माल्टोज कह दीजिए, शर्करा या फिर माल्टोज। ये लाइसोजाइम क्या करता है, तो ये जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान जो भी छोटी छोटी
जो है वो बैक्टीरिया वगैरह चली जाती हैं तो उनको क्या करता है, लाइसोजाइम मार देता है। तो ये क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, इसका पीएच मान पूछ देता है, लार का पीएच मान, लार का पीएच वैल्यू पूछ देगा, कितना होता है, तो 5.6 से लेकर 6.9 के बीच में लगभग बराबर होता है। ठीक है, अगर पूछे कि पाचन जो होता है, पाचन कहाँ से शुरू होता है, पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो ये पाचन मुख से शुरू होता है। मुख से जब हम खाना खाते हैं तो पाचन मुख से शुरू होता है। लेकिन अगर ये बातें पूछ दे कि पाचन जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, क्या छोटी आंत, बड़ी आंत, मुंह, कहाँ होगा, ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए तो पाचन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। लेकिन शुरू कहाँ होता है भाई, तो ये शुरू होता है हमारे मुख से, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरु रज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, क्या कशेरुक दंड के द्वारा, या पसलियों द्वारा, या फिर पोन्स बेरोली द्वारा, या स्टर्नम के द्वारा। तो ये जो होता है ये कशेरुक दंड के द्वारा, कशेरुक दंड के द्वारा। या कशेरुक दंड की जब हम बात कर लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कशेरुक दंड या फिर मेरुदंड भी कहा जाता है। मेरुदंड, कंफ्यूज नहीं होना, मेरुदंड, कशेरुक दंड या मेरुदंड, या फिर रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। किसको, तो ये कशेरुक दंड को। ये जो है वो मेरुदंड के अंदर जो होता है वो मेरु रज्जु रहता है। ये मेरुदंड जो होता है इसको बैकबोन, तो बैकबोन जो होता है ये पीछे वाला जो लंबी वाली हड्डी होती है इसी को क्या कहा जाता था, इसी को जो है वो मेरुदंड कहा जाता है। इसमें 23 पार्ट होते हैं, मतलब कि ये हड्डी में आप लोग गौर कीजिएगा कि इसमें जहां तहां जो होता है वो गांठ की तरह बना होता है ना। तो ये जो 33 पार्ट में बटा होता है, कितने, तो 33 पार्ट में बटा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो होता है वो मेरु रज्जु होता है। अब हम पसलियों की बात कर लेते हैं कि पसलियां क्या होती है, पसलियां क्या होती है। तब पसलियों की संख्या जो होती है, पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 12 जोड़ी होती है। कितना होता है, तो 12 जोड़ी, मतलब कि 12 गो इस साइड और 12 गो उस साइड, मतलब कि 24 गो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पसली होता है इस टाइप का, ऐसे ऐसे रहता है ना, इस टाइप का ऐसे, और ये बीच में रहता है एक हड्डी, जो ये दोनों पसली को क्या करता है, इस दोनों पसली को जो है वो जोड़ती है। तो इसको हम कौन क्या कहते थे, इसको हम अस्टर्नम बोन के नाम से जानते हैं, अस्टर्नम हड्डी के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसको जो है वो अस्टर्नम हड्डी के नाम से जाना जाता है। और इस साइड 12 और उस साइड 12 जो रहता है उसको हम पसली कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पसली कहते हैं। ठीक है, तो ये पसलियों को जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य कौन करता है, अस्टर्नम बोन, अस्टर्नम हड्डी। इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये अस्टर्नम हड्डी जो होता है इनकी संख्या एक होती है। कितनी होती है, तो एक होती है। अब हम बात कर लेते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमारे बॉडी के लिए इतना ज्यादा जरूरतमंद है कि मत पूछिए, क्योंकि बिना इसके जो है वो हमारी बॉडी खड़ी नहीं रह सकती है ना। ये जो होता है ये हमारे बॉडी के दीवार के रूप में काम करता है। क्या, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हमारी बॉडी का कोई पार्ट जो होता है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, इधर से उधर ढचक पचक जाएगा, है ना। तो ये जो होता है बहुत ही ज्यादा, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो उन लोग को पता चलता होगा कि कितनी ज्यादा ही दिक्कत होती है। ठीक है, ये मेरु रज्जु क्या करता है, तो ये मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं
का नियंत्रण करता है, क्रियाओं का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है? तो ये मेरुरज्जु जो होता है वो मेरुदंड के अंदर रहता है। ये क्या करता है? तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि जो हमारे मस्तिष्क के इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? तो अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। मतलब कि कोई भी चीज एकाएक हो जाता है जिससे क्या होता है? तो हम लोग डर जाते हैं। ऐसे क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया या फिर प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप सांप देखें, सांप को देखकर भागना, ये सब क्रियाओं का जो है वो कौन नियंत्रित करता है? तो ये जो है वो मेरुरज्जु का कार्य होता है। ठीक है, जैसे सांप देखे तो आपको तुरंत एकदम पीछे की ओर मुड़ जाते हैं कि हमको अब भागना है ना। इसी प्रकार बहुत सारे घटनाएं होते हैं अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत। अगला कार्य कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? आवर्त सारणी के समूह 1 या फिर वर्ग 1 में मौजूद पूछ रहा है कि कौन सा एकमात्र धातु है। बाकी सभ्य कौन क्या है? तो ये धातु है। एकमात्र धातु कौन है? तो ये जो होगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? तो ये 19 होता है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है। और रुबिडियम का कितना होता है? तो रुबिडियम का 37 होता है। रुबिडियम का कितना होता है? तो ये 37 होता है। हम बात कर लेते हैं वर्ग 1 की। वर्ग 1 कहिए या फिर समूह 1 कहिए, बात बराबर है। क्या है? आवर्त सारणी में वर्तमान में मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त है? तो ये हम कल आपको बताए थे कि 7 आवर्त है। 7 आवर्त है मतलब जो ऐसे रहेगा उसको आवर्त कहेंगे, जो ऐसे रहेगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम वर्ग कहेंगे या फिर समूह कहेंगे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और क्या है? 18 वर्ग है। 7 आवर्त और 18 वर्ग है। तो वही पूछ रहा है कि वर्ग 1 में कौन कौन से तत्व आएंगे? वर्ग 1 के तत्व टोटल कितने तत्व है? तो टोटल जो है वो 118 तत्व है। आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व है? तो 118 तत्व है। ठीक है, और ये टोटल वर्गों को जो है ये ब्लॉक में बांट दिया गया, एसपीडीएफ टोटल ब्लॉक में 4 ब्लॉक में इसको बांट दिया गया है। तो ये वर्ग 1 के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद इसका ट्रिक होता है। ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, ये हेलिना से क्या हो जाएगा? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ली से क्या हो जाएगा? तो ये लिथियम हो जाएगा। Na से क्या हो जाएगा? तो Na से जो होता है ना से सोडियम हो जाएगा। सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na होता है ना। ये इसका हाइड्रोजन का H होता है, इसका Li होता है, इसका क्या होता है? तो Na होता है। क्या होता है? Na। की से क्या हो गया? तो ये K से जो होता है वो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम। K से क्या हो गया? तो ये पोटेशियम हो गया, इसको हम K से डिनोट करते। Rb से क्या हो गया? तो ये Rb से रब, तो ये Rb, ये रुबिडियम हो गया, रुबिडियम, रुबिडियम हो गया। Rb से क्या हो गया? तो ये रुबिडियम हो गया। C से क्या हो गया? तो ये Cr, स्कैंडियम हो गया। क्या हो गया? स्कैंडियम, स्कैंडियम। और ये एफ फरियाद से क्या हो गया? तो ये एफ आर मतलब फ्रांसियम, फ्रांसियम है ना। तो आप लोग को जो है वो इस तरीके से याद करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा कि हृदय घात का लक्षण क्या होता है? हृदय घात का लक्षण जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? हृदय घात का लक्षण क्या होता है? क्या सीने में तेज दर्द या तेज पसीना आना, फिर या फिर बाह में तेज दर्द के साथ झिनझिनाहट, या फिर सभी? तो ये हृदय घात का जो है वो क्या हो गया? तो ये सभी जो है इसका
लक्षण होता है। हृदयघात का क्या होता है? तो ये सभी लक्षण होता है। हृदय की हम बात कर लेते हैं। हृदय ये दोनों फेफड़ा के बीच में पाया जाता है। हृदय क्या होता है? तो दोनों फेफड़ा के बीच, दोनों फेफड़ा के बीच जो होता है वो हृदय पाया जाता है। इसका वजन जो होता है वो वयस्क मनुष्य में 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है, ठीक है। और 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार, 70 से 72 बार ये धड़कता है, ठीक है। ये गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो गोल्डन आवर का संबंध जो होता है ये हृदय घात से संबंधित है। गोल्डन आवर का संबंध हृदय घात से संबंधित है। क्यों? क्योंकि अगर हृदय घात किसी को हो गया है या हार्ट अटैक किसी को आ गया है तो 1 घंटा के अंदर अंदर उनको अगर अच्छी से इलाज किया जाए तो फिर वो उनको उनकी जिंदगी को नया जिंदगी दिया जा सकता है, ठीक है। इसको इसीलिए इसको गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अब हृदय का आकार कैसा होता है? तो हृदय का आकार जो होता है वो शंख के जैसा, कैसा होता है? शंख के जैसा या बंद मुट्ठी के जैसा, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। कैसा होता है? तो ये शंख के जैसा या फिर बंद मुट्ठी के जैसा होता है। हृदय क्या करता है? तो हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी जांच, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये भी किससे संबंधित है? तो ये हृदय घात मतलब कि हृदय में अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो इसकी जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो ये ईसीजी जांच की जाती है, कार्डियोग्राफ नाम की जांच की जाती है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इतना अच्छा से याद रखना है, ठीक है। ये हृदय घात को जो है वो हार्ट अटैक के नाम से या फिर दिल का दौरा के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो ये हार्ट अटैक या दिल का दौरा। इसमें अच्छा ये बीमारी होती कैसे है? तो हृदय घात जो होता है वो कैसे होता है? तो हृदय में जो होता है, हृदय में क्या होता है? हृदय में ये कुछ कोशिकाएं जो होती है वो मर जाती है, जिससे जो होता है वो ब्लड का पंप जो होता है वो अच्छे तरीके से नहीं होता। क्या होता है? ब्लड का जो होता है वो पंप, क्योंकि ब्लड पंपिंग का कार्य यही करती है। तो ये हृदय में जो कुछ कोशिकाएं मर जाती है जिससे क्या होता है? ब्लड पंप अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचने लगता है, ठीक है। ये एक तरह की जानलेवा बीमारी है। ये हृदय के कितने चेंबर होते हैं? तो इसके 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय होता है, ठीक है। और ये हृदय जो होता है वो एक झिल्ली से घिरा होता है, ये पेरिकार्डियम नाम के झिल्ली से, ठीक होता है। पेरिकार्डियम नाम के झिल्ली से जो होता है वो घिरा होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम बता दिए हैं, तो आप लोग जो वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या है? एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या है? क्या सेंटीमीटर सेकेंड, फुट और सेकेंड स्क्वायर, या पाउंड और सेकेंड, या फिर पाउंड और किलोग्राम? तो इसका जो हो जाएगा पाउंड और सेकेंड। पाउंड और मापन की 3 प्रणाली है, मापन की 3 प्रणाली है वर्तमान में, मापन की 3 प्रणाली है। कौन कौन? तो ये एफपीएस होता है, एक होता है एमकेएस होता है, और एक होता है सीजीएस प्रणाली। कौन होता है? तो सीजीएस प्रणाली। इसमें जो होता है वो लंबाई, द्रव्यमान और समय के बारे में बताया जाता है। तो इसमें लंबाई को फुट में
और द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। एफपीएस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, सेकेंड में मापा जाता है। एमकेएस में क्या होता है, तो लंबाई को मीटर में, इसमें क्या होता है, लंबाई को मीटर में, ये द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम में, जो कि अभी भी देखने को मिलता है किलोग्राम, और ये समय को सेकेंड में मापता है, समय को सेकेंड में मापता है। ये सीजीएस में क्या होता है, तो ये सीजीएस में लंबाई को जो होता है वो सेंटीमीटर में मापते हैं, किसमें, तो सेंटीमीटर में मापते हैं, और ये इसको ग्राम में, और इसको क्या करते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। एसआई पद्धति क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो एमकेएस का ही सुधारा हुआ रूप है। मतलब इसी का एमकेएस का नया वर्जन जो होता है वो एसआई सिस्टम होता है। ठीक है, एसआई सिस्टम होता है, ये यूनिट के एमकेएस का ही सुधारा हुआ रूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बल डाइन, बल की इकाई डाइन संवेग को किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड में डिनोट किया जाता है, और यह घनत्व को किलोग्राम मीटर प्रति घन में जो मतलब इसकी इकाई होती है। तो ये क्या होता है, बल, ये डाइन, बल किसकी मात्रक होती है, डाइन किसकी मात्रक होती है, तो ये बल की होती है। लेकिन ये क्या होता है, तो ये सीजीएस पद्धति में होता है। क्या होता है, तो ये सीजीएस पद्धति में होता है। एसआई यूनिट में क्या होता है, तो ये बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है, तो न्यूटन होता है, न्यूटन। एक न्यूटन बराबर पूछा जाता है कितना डाइन होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, संवेग को पी से, संवेग बराबर जो होता है वो m इंटू वी होता है, m इंटू वी। m क्या हो गया, तो m जो होता है वो मास हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये v मतलब वेग हो गया, ये क्या हो गया, तो ये वेग हो गया। तो ही इसका जो है मीटर को जो है मास को किलोग्राम में लिखा है, मास को क्या लिखा है, किलोग्राम, और ये वेग बराबर क्या होता है, तो ये वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी को क्या लिखा है, तो दूरी को जो लिखा है वो मीटर लिखा है, और समय को क्या लिखा है, बाई सेकेंड लिखा है ना। इसी तरह से इसको भी बनाया गया है, घनत्व को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि पारसेक मात्रक है, पारसेक जो होता है वो किसकी मात्रक है, क्या दूरी, समय, प्रकाश की चमक का, या फिर चुंबकीय बल का। तो पारसेक जो होता है वो दूरी की मात्रक होती है, दूरी की मात्रक तो होती ही है, लेकिन पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई। एक पारसेक बराबर पूछता है कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब कि पारसेक में क्या होता है, तो ये पारसेक जो होता है वो प्रकाश वर्ष से भी 3.5 गुना जो होता है वो ज्यादा होता है। प्रकाश वर्ष से क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों दूरी का मात्रक है, लेकिन पारसेक को दूरी की सबसे बड़ी मात्रा क्यों मानी गई है, क्योंकि जो होता है ये प्रकाश से 3.5 गुना ज्यादा होता है। प्रकाश वर्ष हम किसको कहते हैं, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो ये प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और ये प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल 3 लाख होता है, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है,
मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि एक वर्ष में सोचिए कि मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर में जो है 3 लाख मीटर, 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर चल रहा है, तो ये जो है वो 1 साल में कितना चलेगा, तो ये बहुत दूर जाएगा। और ये उसका 3.5 गुना कौन है, तो ये पारसेक है। तो इसीलिए जो है दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो है वो किसको माना गया है, तो पारसेक को। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब क्या होता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा मतलब सीधे चलती है तो क्या होता है, क्या वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक हो जाती है, या वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से कम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी और उसके विस्थापन का अनुपात क्या होगा, सदैव 1 होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, ये दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन ये लंबाई को तय करता है। जैसे कि एक बिंदु से ए से हमको बी जाना है, ठीक है ना, तो ये दूरी जो होता है वो सीधे सीधी जाएगा। दूरी का मतलब क्या हो गया, ये किसी भी तरह से कैसे भी करके, चाहे वो लंबे दूरी तय करे, चाहे तो वो शॉर्टकट में जाए, लेकिन इसको जो है वो ए से बी पर पहुंचना है। लेकिन विस्थापन का मतलब क्या हुआ, विस्थापन का मतलब होता है कि जैसे कि ए से बी तक हमको जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए उसमें से सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन है, शॉर्ट में से भी शॉर्ट मतलब सबसे शॉर्टकट कौन है, निश्चित दूरी है उसके लिए। और ये सबसे शॉर्टकट दूरी जो अगर ढूंढेगा तो उसका कोई ना कोई दिशा भी होगा। जैसे कि शॉर्टकट दूरी है तो दिशा तो जरूर होगा कि भाई हम ई दिशा से जाएंगे तो ये जल्दी पहुंच जाएंगे, कोना कोनी मार देंगे, है ना। ऐसा बोला जाता है गांव देहात में कि तीरे को नहीं मार देंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वही जो होता है शॉर्टकट रास्ता जो होता है वो क्या होता है, वो विस्थापन कहलाता है। लेकिन दोनों क्या करती है, तो दोनों जो होता है वो दोनों को वही स्थान पर पहुंचना। लेकिन दूरी में क्या होता है, तो दूरी में होता है कि आप किधर से भी आइए उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब दिशा फिक्स नहीं है। लेकिन विस्थापन में क्या होता है, तो दिशा फिक्स होता है। किसी भी निश्चित बिंदु पर पहुंचने के लिए मतलब एक शॉर्टकट रास्ता होता है। सभी रास्ता में से एक जो सबसे शॉर्टकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि जो है इसकी दिशा होती है, एक इसकी निश्चित दिशा होती है। लेकिन दूरी एक सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि दूरी जो होता है ये कहीं से भी घूम फिर के आएगा, इसको यहाँ पहुंचने न है तो ये किधरों से भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये सदिश राशि क्या, तो ये दूरी जो है ये अदिश राशि, दूरी क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि हम किसको कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण में से दोनों में से एक ही चीज रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। तो इसमें जो होता है वो परिमाण मतलब दूरी तो है कि हमारा फलना जगह जाना है, लेकिन इसमें दिशा निश्चित नहीं है, ठीक है, कि कौन रास्ता से जाना है। अब विस्थापन की हम बात कर लेते हैं कि विस्थापन जो होता है इस सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। विस्थापन को हम शॉर्टकट रास्ता के रूप में जान सकते हैं ना, शॉर्टकट। ये हमारे हवाई जहाज जो होता है, हवाई जहाज क्या करता है, तो ये विस्थापन को ही तय करता है। देखते हैं ये कोना कोनी जाता है हवाई जहाज, तो ये क्या करता है, तो ये शॉर्टकट रास्ता होता है विस्थापन। विस्थापन जो होता है वो शॉर्टकट रास्ता होता है, ठीक है। विस्थापन शून्य या निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दूरी जो होता है वो कभी शून्य नहीं हो सकती है। और अगर अच्छा से पढ़ना है तो इसका हम स्पेशल क्लास लाएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण मतलब एक्सक्लेरेशन, त्वरण मतलब एक्सक्लेरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो इसका हो जाता है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ए बराबर भी माइनस यू बाई क्या हो जाता है, तो ये टी हो जाता है इसका फॉर्मूला। ये यू क्या होता है, तो ये प्रारंभिक वेग होता है। क्या कहा जाता है यू को, जिसमें यू जो होता है वो प्रारंभिक वेग मतलब प्रारंभिक चाल मतलब कि प्रारंभिक स्पीड। आप कितना स्पीड से जो होता है वो शुरुआत में अपनी बाइक को चला रहे हैं, उसी को जो है बाइक या फिर किसी भी वाहन को चला रहे हैं, या फिर आप खुद अपनी पैर से ही क्यों नहीं चल रहे हैं, यहाँ बात हो रही है वेग की मतलब कि चाल की। तो ये भी क्या हो गया, ये अंतिम वेग होता है। क्या होता है, अंतिम वेग होता है।
v को हम अंतिम वेग से डिनोट करते हैं और u को क्या करते हैं, तो ये u को प्रारंभिक वेग से डिनोट किया जाता है। ये त्वरण क्या करता है, तो त्वरण जो होता है हम जिस वेग से मतलब चल रहे हैं, अभी आप सोचिए कि हम अब अगर 40 के स्पीड से हमारी बाइक जा रही है, ठीक है, अगर 40 की स्पीड से बाइक जा रही है और हमको कहीं निश्चित समय पर एकदम पहुंचना है, तो आप क्या कीजिएगा, लेट हो रहा है तो उसमें क्या क्या होगा, तो स्पीड को आप बढ़ा दीजिएगा कि नहीं, तो स्पीड को जब आप बढ़ाइएगा तो वही दोनों अंतर को दिखाता है। क्या करता है त्वरण, क्या करता है, तो ये प्रारंभिक वेग मतलब पहला चाल से जो आप चल रहे थे और अंतिम वेग मतलब कि जिस वेग से आप अंतिम उस स्थान तक पहुंचे हैं, इन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण कहा जाता है। त्वरण जो होता है अगर नहीं रहेगा तो हमारी बाइक या फिर किसी भी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। ये त्वरण क्या करती है, तो स्पीड बढ़ाने घटाने का कार्य करती है। क्या करती है, तो स्पीड को बढ़ाने घटाने का स्पीड बढ़ाने घटाने का कार्य करती है। इसीलिए क्या किया जाता है, तो बाइक के दाहिनी ओर मतलब आपके दाहिना साइड जिधर हाथ रहेगा वो बाइक में जो होता है वो क्या दिया जाता है, तो त्वरण को दिया जाता है, एक्सक्लेरेशन को दिया जाता है, जिसको जो है आम आदमी क्या बोलता है, आम भाषा में हम लोग जो है बोलते हैं गांव देहात में क्या, कि एक्सलेटर को बढ़ा दीजिए। क्या बोलते हैं, कि एक्सलेटर को बढ़ा दीजिए, है ना, एक्सक्लेरेशन नहीं बोलते हैं, एक्सलेटर को बढ़ा दीजिए ही ना बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेप गति का उदाहरण नहीं, प्रक्षेप गति का उदाहरण है, इनमें से कौन सा प्रक्षेप गति का उदाहरण है। क्या अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट या पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ उपग्रह या फिर तोप से छोड़ा गया गोला, तो ये प्रक्षेप गति का उदाहरण जो हो गया वो तोप से छोड़ा गया गोला है। तो हम जो है आपके लिए 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी लेके आते हैं कि अगर वहां से भी टच क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। बस आप सबसे एक ही विनती है कि आप लोग जो है वो जितना क्लास हम करवाए हैं उसको अच्छे तरीके से एकदम रट लीजिए, ठीक है, उतना से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। और सेट वगैरह को बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2 महीना जो है वो फरवरी नहीं मार्च जो है फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है तो आपका एग्जाम हो जाएगा। ये जो होता है वो 99% जो होता है बोली गई है कि हो जाएगी, लेकिन अब देखिए क्या होता है, चुनाव का जो अगर आचार संहिता लग जाती है तो क्या होगा, वो तो जब सूचना आएगी तो सभी को पता चल जाएगा, हमको भी और आप लोग को भी, है ना। तो आप लोग मान के चलिए कि फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में, तब मार्च के फर्स्ट वीक में अगर होता है तो ये जो होता है जनवरी पूरा और पूरा फरवरी बच गया। तो ये 2 महीना जो है वो एकदम रगड़ के मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि वो 6 महीना के बराबर हो जाए, ठीक है। आज यहीं तक, जय हिंद।